अरविंद जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये जो आंकड़े होते हैं ना, इतने परसेंट वोट, ये सब ये गूगल के लिए होते हैं क्या? जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। वो समझती है कि रामलाल जीते और श्यामलाल हारे, बस। ठीक, जो पराजित होता है वो आंकड़े के तबियाले के साथ चलता है। बोले यहां से स्विंग हुआ, वहां से इन स्विंग हुआ, वहां से आउट स्विंग हुआ, ये दुनिया की सेफोलॉजी। इसमें क्या रखा, कुछ रखा है नहीं ना। ये पार्टी के लोग जो पेड है वो लोग देखें, इसकी गणना करें क्या, और चार्ट बना बना के दें एक्सेल पे। हमें आपको इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? जीते कि हारे, मूल बातें। मैं एक प्रश्न देख रहा हूं, जब जैसे रत्नाकर भाई भी कह रहे थे कि हम अभी भी बनारस में ही हैं। बनारस में जितने लोग थे संघ परिवार के, मैं परिवार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें 3600 संगठन आ गए, और उससे और 2-4 ज्यादा हो, बढ़ गए हो तो 40 समझ लीजिए। जितने 1000 आदमी वहां कैंप कर रहा था, अगर 100 वोट हर आदमी ने बढ़ाए होते, डलवाए होते वहां, नहीं तो 19 से बड़े मार्जिन से जीत नहीं हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा, सब लोग वहां क्या कर रहे थे। मतलब चिंतन मनन, बनारस अध्यात्म की भी नगरी है, ऐसा तो नहीं कहीं चिंतन में चले गए हो, बाबा का प्रसाद लिया सुबह और उसके बाद चिंतन में चले गए। रत्नाकर में आएंगे अमिताभ जी, आप समझ जरूर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि आपसे अच्छा कोई समझ नहीं रहा है, ना कोई विश्लेषण कर सकता है। मैं एक तो विजय राठी जी की तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं। हमें फोकस करना है उन मुद्दों पे जिन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच गए हैं। हमारी अक्सर तकरार होती है, लेकिन मैं बड़े मन से प्रशंसा करता हूं। सारी राजनीतिक पार्टियों को पहले अपने पे फोकस करना चाहिए और बाद में दूसरे की आलोचना करना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में 7 की 7 सीट हार जाए। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी का जासूसी का सिस्टम सोचिए, वो करे हमको आरएसएस के अंदर की मीटिंग की भी खबर है, और दिल्ली में 30-35 सीटें लाने वाले भारतीय जनता पार्टी को आप कहें पराजित हो गई है, और देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कहें कि जनता ने ठुकरा दिया है, और एनडीए जिसको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सीटें मिली है सरकार बनाने के लिए, उसको आप कहें कि जनता ने ठुकरा दिया है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही थी, इतनी सीटें हारने के बाद भी ना कहा जाए हारा जाए तो क्या उनकी बात पूरी हो जाए। तकी साहब, अरविंद जी की बात पूरी हो जाए। तकी साहब, आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा, मैं अपना विचार रख रहा हूँ जी। तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले आप शून्य पे आउट हो गए, और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको आप कहें पराजित हो गया, तो ये तर्क संगत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी 2014 में जब आए थे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के नाते, तो 12-13 सीटें होती थी। आपको भी पता है, हम लोग भी आकलन करते थे कि अधिक से अधिक बीजेपी कितनी पालेगी, 12 की 24 हो जाएगी, और आ जाए तो 36 हो जाएगी, लेकिन 70-74 सीटें मिली। इसलिए किसी को इतराना नहीं चाहिए, बीजेपी को भी बाउंस बैक करना आता है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मंथन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कारण क्या है जिसके नाते सीटें घटी है, और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इस समय इतना ही कहूंगा। रत्नाकर जी, बाकी तो आप बनारस में जवाब देंगे, क्योंकि बनारस का आप बनारस में ही हैं, तो मैंने बनारस का उल्लेख कर दिया। एक छोटा सा सवाल भी मेरा है, योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ को अस्थिर किया जा रहा है। इस ढंग के प्रचार ने वोटिंग के दौरान क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की संभावनाओं को कम किया या नहीं? कैटेगरिकल सवाल, वैसे ही उत्तर चाहिए। बाकी बनारस पे मैंने कहा जितने 1000 लोग वहां थे, प्रज्ञा भारती से लेके और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तक, और बनवासी कल्याण परिषद तक, और दुर्गा वाहिनी तक, अरविंद जी जानते हैं सबको, मुस्कुरा भी रहे हैं। जितने 1000 लोग वहां थे, वो लोग 100 वोट भी डलवाते हैं ना, तो 8 लाख वोट से जीत होती बनारस में। देखिए अमिताभ जी, विधानसभा चुनाव में की बात करूं जो आएगा 2027 में, तो आप ये मानकर चलिए कि योगी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बड़ी और अच्छी है, और जिस तरह से हिंदूवादी छवि और कट्टर प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, और जो लोकप्रियता है उनकी लोगों के अंदर, वो निश्चित रूप से 2027 में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा, पिछला भी रिकॉर्ड टूट जाएगा।
निश्चित रूप से मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी कुछ कमियां रह गई थी, और मैंने 2-3 कमियों कारण भी बताया आपको, और निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे और ये त्रुटियां बिल्कुल दूर कर ली जाएगी, क्योंकि संगठनात्मक रूप से हम बहुत मजबूत पार्टी हैं और ये संगठन की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। रत्नाकर भाई एक मिनट, दूसरी चीज, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, अब थ्योरी का समय चला गया, अब तो कट टू कट सवाल, कट टू कट उत्तर, जब प्रचार थोड़ी चल रहा है। एक मिनट, भूपेंद्र चौधरी अपनी सीट नहीं जिता पाए जहां से वो जहां के रहने वाले हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल अपने इलाका नहीं जिता पाए। ये छोटे लोग हैं। रत्नाकर क्या भाजपा हार गई समझ में आता है? ये छोटे हैं, और ये छोटे पर बड़ा कौन है भैया? ये तो इसमें एक मिनट, इसमें कौन सी समीक्षा होगी गुप्त दरवाजा बंद करके? इसमें क्या समीक्षा होगी? 16 मंत्री ऐसे हैं जिनके यहां भाजपा हार गई, 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके बूथ पर भाजपा हार गई। अरविंद सिंह जी, काहे की समीक्षा होगी? मैं आपको बता दूं जी कि इस बार जो टिकट जो दिया गया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं पहले वाला सेंटेंस। कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में हम लोगों ने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया में त्रुटि रही, और दूसरी चीज जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो लेकर चलना चाहिए उसमें भी त्रुटि रही, ये भी मैं कहना चाहूंगा। मैं आसपास के पूर्वांचल के कई जिलों में मैं समीक्षा कर चुका हूं अमिताभ जी। मैं आपको कुछ ऐसे जिले बता दूंगा जहां पे कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती, जबकि उससे उनसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट जो है उस लोकसभा क्षेत्र में थे। तो यही मैं कहना चाहता हूं, कैंडिडेट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा कारण था, जो हमें फिर से ठीक है रुकना होगा। लेकिन मैं आपको बनारस का गणित समझा देता हूं। एक मिनट, अभी नहीं, दोबारा आएंगे। सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। नहीं, एक मिनट नहीं, अभी नहीं। आपने कैंडिडेट गलत चुने, या आप विपक्ष के प्रचार का काउंटर नहीं कर पाए, इसमें तो आप ही की गलती है ना। इसमें पड़ोसी की जिम्मेदार थोड़ी ठहरा देंगे भाई। आपके उम्मीदवार सपा ने तो तय करके भेज नहीं दिए थे। विजय राठी जी, भाजपा कह रही है कि ज्यादा लड्डू न बांटो, 27 में हम बाउंस बैक करेंगे। वो तो खैर अमिताभ जी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के हाल पे मैं ये पूछना चाहता हूँ रत्नाकर भाई से कि गलत कैंडिडेट अगर चुन लिया आपने, तो जैसे स्मृति ईरानी, मुझे लगता है वो गलत चुन लिया आपने। हमारे पड़ोस में ही समझिए हमारे क्षेत्र के संजीव बालियान जी, गलत चुन लिया आपने। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो आपके हैं, शायद गलत कैंडिडेट आपने चुन लिए थे। अगर किसी और को चुनते तो जीत जाते। एक आधा नाम बताइए आप कि जो सीट आप हारे हैं वो क्या गलत कैंडिडेट थे, एक बार बोलिए जरा। जो कैंडिडेट हारे वो गलत थे, एक बार बोल दो, सबको पता चल जाएगा कि वो लोग लड़ने लायक, चुनाव लड़ने लायक नहीं थे। वो काम ही नहीं किया उन्होंने कुछ। हम भी तो ये बोल रहे थे। सुन लीजिए, हम तो कब से ये बोल रहे हैं, पूर्वांचल हम तो कब से ये बोल रहे हैं। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा हिट लगा है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलो, चार नाम पूर्वांचल के बता दो जो गलत आदमी। पूर्वांचल की 13 सीटों में आपने, उन्होंने काम नहीं किया। हम कब से कहते आ रहे हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में। हम तो कब से बोल रहे थे पर्टिकुलर कि इन लोगों ने काम नहीं किया। की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक बार अपने मुंह से बोलिए कि ये कैंडिडेट गलत थे। का सिलेक्शन जो हुआ किसी एक कैंडिडेट का नाम लीजिए आप अपनी बातों को नकार रहे हैं। और देखिए कितनी विनम्रता से हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे कैंडिडेट गलत चुन लिया। मैं आपसे एक कैंडिडेट का नाम पूछ रहा हूँ जो आपने गलत चुना, तो उसको एक कैंडिडेट का नाम बता दीजिए ना कि वो आपने गलत चुना। स्मृति ईरानी जी को गलत चुना ना आपने। स्मृति ईरानी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पूर्वांचल की 13 सीटों की बात कर रहा हूं। मैं पूर्वांचल की 13 सीटों की बात कर रहा हूं। हम यहाँ पे हारे हैं, हम यहाँ पे ज्यादातर सीटें हारे हैं। वाराणसी को छोड़ करके आसपास की जो सीटें हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। करके भेजना ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था? बताइए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था ना? आपके हिसाब से मना करिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? लेकिन घोषित की आप तो कह रहे हैं कैंडिडेट गलत था। ये भी प्रश्न मार्क है। और सीट बताइए, और सीट बताइए, और कोई सीट बताइए। आप अपनी मर्जी से कोई सीट चूज कीजिए ना, अपनी मर्जी से कोई सीट का नाम बताइए। झूठ फैलाने अपनी से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मर्जी से किसी सीट का नाम बताओ कि सीट पर हमने गलत आदमी दिया, क्योंकि आप लोगों की सीटें बड़ी हैं। बताना चाहते हैं, हमारी सीटें घटी हैं। भाई आप नाम बताना चाहते हैं।
और मैं तो हमको आप ही की पता बात है कर कि रहा हूँ, हमारी आपकी कमजोरी पार्टी कहाँ में है, गलत उन कैंडिडेट कौन कमजोरियों था को उसका हम नाम निश्चित बताओ रूप आप। से दूर करेंगे। और अगर गलत आप काम खुशी शुरू में से रहें, कहते रहे आप खुशी कि खुशी आपके मना लोग लीजिए, विकास लड्डू नहीं खा करते, लीजिए, आप लोग लेकिन वो काम ज्यादा नहीं चुप करते, रहने का आपके लोग मतलब नहीं पेपर नहीं भाई, है। अभी रत्नाकर भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, ठीक है, रुक जाइए तकी भाई आपको बता रहा हूं, रत्नाकर जी रुक जाइए। मसला इतना सरल नहीं, गलत सही की बात तो तब होगी, पहले ये तो देख ले 8 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य का मंत्री, क्या 9 तो मंत्री हार गए। अब ये तो गलत उम्मीदवार नहीं थे। साध्वी निरंजन हार गई, महेंद्र पांडे हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, भानु प्रताप वर्मा हार गए। ये छोटे लोग थे, ये मंत्री रहे 5 साल भाई, और कुछ तो पहले भी रहे थे, मोदी पार्ट 1 में भी महेंद्र पांडे और स्मृति ईरानी ये लोग। अब इनको ये ठीक कह रहे विजय राठी भाई, ये लोग तो गलत उम्मीदवार नहीं हो सकते ना जो मंत्री थे। खैर तकी साहब, केजरीवाल जी की मुझे चिंता है, उन्होंने एक यही लक्ष्मण रेखा खींची थी कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपकी बात मान लेते हैं, दिल्ली ना सही, उन्होंने पूरे देश के लिए कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं जेल से आज़ाद हो जाऊंगा, नहीं बनेगी तो फिर मैं जेल में रहूंगा। अब तो कार्ड आ गया शपथ ग्रहण का 9 तारीख को शाम को 6 बजे। क्या इसका अर्थ माने कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ? नहीं, अब देखिए अरविंद संभावना कम हो गई। अरविंद केजरीवाल ये बात पहले कह चुके हैं जी। कि वो एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति हैं और भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो जेल आना जाना, जब सत्य के लिए लड़ते हैं आप, झूठ के खिलाफ लड़ते हैं, तो लगा रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वो चमक चली गई, वो फीके प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक भी रहेंगे आने वाले सालों में। अब बीजेपी इस ग्राफ से तो नीचे जाएगी, इससे ऊपर तो बीजेपी आने वाली नहीं। ये आप लिख लीजिए, जितनी भी सीटें बीजेपी की आई हैं, ग्राफ इससे नीचे जाएगा, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि जो झूठे वादे किए गए थे पूरे नहीं होंगे। अब जो मोदी जी की आवाज में वो बात नहीं होगी, वो भारीपन नहीं होगा, जो गरजते थे उस तरह गरज नहीं पाएंगे। अब वो दबे दबे शेर की तरह, फीके पड़े व्यक्ति की तरह, प्रधानमंत्री की तरह अपना कार्यकाल जो भी है बचा हुआ पूरा करेंगे। और आगे देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं ठीक, अभी तो कार्यकाल बचा नहीं, अभी तो कार्यकाल शुरू होगा परसों से। भैया आप अभी बता दे रहे बच्चा कर रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि अब बदले बदले से मेरे सरकार नजर आएंगे। रत्नाकर जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। शायद ये भूल जाते हैं, ये भूल जा रहे हैं कि अभी भी जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है और हमने 240 सीट जीते हैं। तो हमारे में जो मैंडेट कैसे हो गया? जहां सीटें बढ़ी वहां मैंडेट हुआ है। आपकी सीटें जितने 293 को एनडीए का मैंडेट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए भाई साहब। अगर एनडीए प्री पोल जो अलायंस हुआ है हमारा, वो अलायंस हमारा जीतता है, वो अलायंस हमारा जीतता है और 293 सीट हासिल करता है, 272 से 21 सीट ज्यादा हासिल करता है। फिर भी आप लोग 99 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके और लड्डू बांट रही है। मैं तो कहूंगा कि रोज 99 सीट जीते, हर बार 99 सीट जीते कांग्रेस पार्टी, हर बार लड्डू बांटे। हमने सरकार में दिया है और इस मैंडेट से हम 5 साल शासन करने वाले सरकार में क्या तो आ गई, घबराइए और मोदी जी की सरकार के हाथों में आ गई। चंद्रबाबू नायडू नीतीश किस गड़बड़ बैठेंगे अब देखते आइए। अभी आप 13-14 लोगों को संभाल के आप सरकार दो लोग पूरी एमपी की सरकार के साथ क्या बनाया आपने? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, आपको रिश्ता चाहिए था। मोदी जी को तो ऐसी सरकार को नुकसान हुआ है, आप बताइए ना। नहीं छूना चाहिए, चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे, ये भी सरकार का नशा लग चुका है। अब फीकी सरकार कहाँ चलेगी? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा।